हेलो एवरीवन, आई एम शशांजल श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर मैंने पिछले कुछ क्लास में एज अ मेंटोर डिस्कस किया था आपसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो कई सारे पार्ट्स होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर किस तरीके से हम लोग अपने सिलेबस को लेकर, जेई के और एई के सिलेबस को लेकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर हमने बहुत सारी बातें की थी। अब आगे चल के ये बात करते हैं कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर कितने सब टाइप होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पुराने क्लास की बात करूं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एक प्रकार का प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिससे हम किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है कि एक हमारे पास कोई पदार्थ है, एक मटेरियल है जो यूजफुल नहीं है, हम क्या करेंगे, उस पर डिफरेंट प्रोसेस करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे और उसे ऐसे कन्वर्ट कर देंगे कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल हो जाए विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग। तो सिंपल सी बात है कि इंजीनियरिंग का यूज करते हुए जब हम किसी भी मटेरियल को अपने यूजफुलनेस के हिसाब से बना लेते हैं तो उसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कहा जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। तो हमने जनरली 3 पार्ट पढ़े थे कि 3 तरीके हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के, फ्यूजिबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी एंड डिविजिबिलिटी। तो हमने स्टार्ट किया था जो पार्ट दैट वाज फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी में भी 2 पार्ट आते हैं। अगर मैं फ्यूजिबिलिटी की बात करूं तो फ्यूजिबिलिटी में भी 2 पार्ट आते हैं। फ्यूजिबिलिटी का पहला पार्ट आता है वेल्डिंग और द सेकेंड पार्ट जो फ्यूजिबिलिटी के अंदर आता है दैट इज मेटल कास्टिंग। तो 2 पार्ट में फ्यूजिबिलिटी को तोड़ा गया है, यानी फ्यूजिबिलिटी एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पदार्थ पर हीट अप्लाई करते हैं और उसके शेप, साइज, स्ट्रक्चर में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस करके एक नए वस्तु या नए ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। तो हमने वेल्डिंग पे काफी चीजें डिस्कस की थी कि वेल्डिंग क्या होता है और वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, वेल्डिंग फैमिली कैसी होती है, वेल्डिंग में हमें क्या करना होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस कहाँ यूज होती है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूं एक और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की डेमो क्लास, जो कि रहेगी आज की क्लास हमारी मेटल कास्टिंग पे। क्लियर? तो मेटल हम सभी जानते हैं, मेटल इज अ टाइप जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें कई सारे टाइप मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है, और गैसेस भी हैं, नोबल गैसेस एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, मेटल्स की क्या करनी है, कास्टिंग करनी है। तो कास्टिंग करने का मतलब क्या है? कास्टिंग क्या हो गया, एक प्रकार से प्रोसेस है। कास्टिंग करने का मतलब क्या है? कास्टिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस। तो हमें मेटल को यूजफुल प्रोडक्ट में बनाना है। जैसे हमारे पास लेट अस सपोज कुछ अमाउंट का, कुछ केजीज का हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में कोई आयरन का कंपोनेंट है या एल्युमिनियम का कंपोनेंट है या कोई भी XYZ मेटल पड़ा हुआ है, हमें उसे उसके शेप, साइज और स्ट्रक्चर में चेंज करके हमें उसे यूजफुल प्रोडक्ट बनाना है। आप अपने आसपास डेली लाइफ में भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि कास्टिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो यहां पे कास्टिंग प्रोसेस के मतलब क्या हो गया? कास्टिंग इज अ प्रोसेस जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, किसी भी मटेरियल के को एक फिनिश गुड में बनाएंगे। कास्टिंग प्रोसेस में क्या करना होता है जनरली, इसमें भी फ्यूज करना होता है, यानी कि मेटल को क्या करेंगे, हम उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाएंगे, जैसे वेल्डिंग में किया था। मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर मेटल को किसी एक फिक्स स्ट्रक्चर में या किसी एक फिक्स कैविटी में पोर कर देंगे। पोर करने का मतलब उड़ेल देंगे। और क्योंकि जो मेटल हमारे पास है वो इस समय लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट की बात कर लें अगर, तो मेटल जनरली जो पाए जाते हैं इन नेचर, मेटल्स इन नेचर वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? स्टेट का मतलब अवस्था, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अगर हम सॉलिड मेटल में हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करेंगे अगर लेट अस सपोज, तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब ये अपने
मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम इस लिक्विड को, जो ऑलरेडी क्या है, मेटल है, इसे हम लोग एक फिक्स फॉर्म या फिर फिक्स कंपाउंड में पोर कर देंगे, उड़ेल लेंगे। जिस भी कंपाउंड में हम इसे उड़ेलेंगे, जिस भी कैविटी में हम इसे उड़ेलेंगे, ये लिक्विड मेटल ठंडा होने के बाद उसी का शेप ले लेगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। इसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर भी चाहिए होते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर से भी काम कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू था कि मेटल कास्टिंग क्या होता है, कैसे हम कास्टिंग की हेल्प से किसी भी चीज को बना सकते हैं। तो अब इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन देख लेते हैं कि ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। तो इट इज अ प्रोसेस, सबसे पहली बात क्या है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, इन विच मोल्टेन लिक्विड मेटल्स, मोल्टेन मींस इट इज नॉट इन सॉलिड, मतलब ये लिक्विड मेटल है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो डेफिनेट सी बात है इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। क्लियर? यानी कि एक प्रोसेस जिसमें हम लोग लिक्विड मेटल जिसका टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा ले लें, एंड यहां पे ऑब्वियस सी बात है मेटल की बात की जा रही है, तब क्या होगा, और आफ्टर दैट अगर मैं उसे एक मोल्ड कैविटी में पोर कर दूं, मोल्ड कैविटी, कैविटी का मतलब एक रिक्त स्थान, खाली जगह। मान लेते हैं लेट अस सपोज ये हमारे पास, लेट अस सपोज दिस इज द कैविटी, यहां पे कुछ खाली जगह है। मैंने क्या किया, एक मोल्टेन मेटल एक लिक्विड फॉर्म में जिसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, उसको इसमें उड़ेल दिया। जब यहां पर ये जो मेटल हमने लिक्विड फॉर्म में उड़ेला है, डाला है, पोर किया है, तो वो क्या होगा, धीमे धीमे ठंडा होगा। और जब ये ठंडा होगा तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और उसके बाद ये इसी शेप को एक्वायर कर लेगा, यानी इसी शेप का बन जाएगा। तो यहां पे हम कहते हैं कि प्री डिफाइंड, यानी हम पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस शेप का हमें बनाना है, और जिस शेप का हमें बनाना होता है उसी शेप का हम मोल्ड कैविटी बनाते हैं। यानी कि मेटल को बनाने से पहले मोल्ड कैविटी बना ले जाती है। क्लियर? ये चीज याद रखिएगा कि मेटल के बनने से पहले किसे बना लिया जाता है, मोल्ड कैविटी को बना लिया जाता है। फाइनल स्टेप क्या है कि उसे सॉलिडिफाई कर देते हैं, दिस इज फाइनल स्टेप, ठीक है। अभी इसके बाद भी और भी इनिशियली और भी स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कास्टिंग पे फोकस करना है तो फाइनली हम क्या कर देंगे, इसे सॉलिडिफाई कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास एक कंपोनेंट जो कि जिस स्ट्रक्चर का, जिस शेप का हमें चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, बहुत आसान सा प्रोसेस है। कास्टिंग भी फ्यूजिबिलिटी के अंदर आता है। फ्यूजिबिलिटी के अंदर क्यों आता है, क्योंकि इसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म आया है दैट इज हीट। बिना हीट के कास्टिंग इम्पॉसिबल है, वैसे ही जैसे बिना हीट के वेल्डिंग इम्पॉसिबल था। तो दिस इज कंपल्शन, दिस इज कंपल्सरी, ये अनिवार्य शब्द है, हीट का होना ही होना है। बिना हीट के जाहिर सी बात है हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएंगे, और टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड में हम कैसे मेटल को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी समरी थी, डेफिनेशन थी कि मेटल कास्टिंग होता क्या है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेफिनेशन से किस तरीके से लिंक किया गया है प्रोसेस को। क्लियर? तो अब मैं कुछ अगर डेफिनेशन से चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस का यही फायदा है कि आपको मैं और भी विजुअलाइजेशन के तरीके से मैं आपको चीजें क्लियर करा सकता हूं, ठीक है। तो अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में यह पता चलेगा फॉर एग्जांपल कि हमने सबसे पहले क्या किया था, एक रॉ मटेरियल लिया था। फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस नंबर 1 मान लेते हैं, दिस इज स्टेप नंबर 1। हमने क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया। क्लियर? रॉ मटेरियल कहीं एक ओर से आता है, जनरली किसी ना किसी ओर से, किसी ना किसी खदान से रॉ मटेरियल लिया जाता है। हो सकता है वो आयरन ओर हो सकता है वो एल्युमिनियम की ओर हो सकता है वो किसी और मेटल की ओर हो। क्लियर? तो कोई भी और हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज आयरन ओर, क्योंकि आयरन ओर ही बहुत ज्यादा कॉमन है, तो यहां पे Fe2O3 की बात कर ली जाएगी या फिर Fe3O4। क्लियर? तो ये दोनों ओर से हमने ले ली है, दीज आर द ओर्स, यानी कि ये
मेन अड्डा है जहां पर हमें रॉ मटेरियल मिलेगा। हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लाके एक जगह स्टॉक में रखेंगे, उसके बाद एक तरीके से हम इस फर्नेस का यूज करेंगे। दिस इज फर्नेस, क्लियर। तो फर्नेस वर्ड अपने आप में कास्टिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि कई सारे फर्नेस हमें आगे चल के पढ़ने हैं, भले वो जेई का पेपर हो, भले वो ए का पेपर हो, या वो ऑब्जेक्टिव पेपर हो, यहां तक कि फर्नेस जो एक टॉपिक है वो सब्जेक्टिव पेपर को भी बहुत अच्छा लगता है। कई बार सब्जेक्टिव पेपर्स में ये पूछा जाता है। तो फर्नेस की बात की जाए अगर, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमने कई सारे फर्नेस आगे चल के पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 मैं आपको बता दूं तो कपोला फर्नेस एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित फर्नेस है जो कि हमारे पास हमें पढ़ना होगा आगे चल के। उसके बाद अगर मैं मान लूं इलेक्ट्रिक फर्नेस है हमारे पास जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो इसी तरीके से कई सारे फर्नेस, जब हम फर्नेस के बारे में आएंगे तो डिटेल में उसे पढ़ेंगे, क्लियर। तो फर्नेस क्या होता है? एक ऐसा भट्टी, जिसे आसान शब्दों में कहते हैं, एक ऐसी प्लेस जहां पर हम फायर या फिर किसी हीट की मदद से मेटल को पिघलाने की कोशिश करेंगे। तो फर्नेस, ये वर्ड याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू इंजीनियरिंग तो फर्नेस के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, क्लियर। तो ये स्टेप 1 है। दिस इज ऑल्सो एज अ टाइप ऑफ स्टेप 1, मैं इसे भी स्टेप 1 मान लेता हूं। क्यों? ये दोनों क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेप जो हैं वो पैरेलली चलेंगे, क्लियर। ये दोनों स्टेप क्या है? ये पैरेलली चलेंगे, यानी कि एक तरफ तो मैंने फर्नेस को जला लिया, फर्नेस में लगा दी आग। किस लिए आग लगाई है? क्योंकि हमें क्या करना है, मेटल को पोर करना है, ठीक है, मेटल को रखना है और उसे पिघलाना है। पैरेलली साथ ही साथ क्या करेंगे, एक मोल्ड कैविटी का निर्माण करेंगे, जो आपने अभी डेफिनेशन में देखा होगा। तो दिस इज पैटर्न, पैटर्न, दिस इज पैटर्न। और यहां पर जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कैविटी, दिस इज कैविटी। अब कैविटी क्या होता है और पैटर्न क्या होता है? कैविटी इज अ एम्प्टी प्लेस, यानी खाली स्थान जहां पर हमें मोल्टन मेटल को डालना है। एंड द पैटर्न, जिस स्ट्रक्चर का हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसी स्ट्रक्चर का हम इस पैटर्न भी बना लेते हैं। अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं तो कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, तो हिंदी में इसे प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। पैटर्न को प्रतिरूप भी कहा जाता है। तो प्रतिरूप का हम कैसा प्रतिरूप बनाएंगे? जैसा हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट के लिए हम लोग ने एक पैटर्न बना लिया। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, ये इस कुछ स्ट्रक्चर का पैटर्न बना हुआ है, लाइक दिस, क्लियर। तो इसी स्ट्रक्चर का हमें फाइनल ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आप एक चीज इसमें नोटिस कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लेक्स है ना। इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है कि हमने एक क्या लिया, क्यूब ले लिया या क्यूबॉइड ले लिया या इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। यहां पर पूरा पैटर्न है, यहां पे फिर से खाली जगह है, यहां पे 2 रॉड आपको नजर आ रहे होंगे, इस तरीके से 2 रॉड हैं, ठीक है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इससे क्या निकल के बात सामने आती है कि कास्टिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी निर्माण कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये फिगर समझ में आ रहा होगा कि पैटर्न क्या करता है। पैटर्न एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो जिसकी हेल्प से हम सेम एज इट इज जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो बन जाता है। कैविटी, कैविटी को भी अभी फिल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, जिससे ये प्रूफ होता है कि कास्टिंग प्रोसेस की हेल्प से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हो गए, बोथ आर स्टेप नंबर 1, दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए, दिस इज स्टेप नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस तरीके से एक लाइन खींच के, अगेन
पैरेलल चलेगा, मतलब ये वाला स्टेप इधर चल रहा होगा तो उसी टाइम पर कुछ और वर्कर्स, कुछ और इंजीनियर्स इधर वाला स्टेप फॉलो कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया, जो फर्नेस जलाया हुआ था उस फर्नेस में मेटल डाल दिया। दिस इज मेटल, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से कि ये रहा हमारे पास मेटल। दिस इज फर्नेस, दिस इज फर्नेस, ये हमने इसमें डाल दिया मेटल और यहां पे आग लगी हुई है। और आग लगने का मतलब क्या है कि यहां पे क्या बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब इसके टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, किसके मेल्टिंग पॉइंट, इस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि कोई एक मेटल है जिसका, लेट अस सपोज एक मेटल है, मेटल M, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लेट अस सपोज 1000 डिग्री सेल्सियस है। मान लिया एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 तक ले जाएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसे फर्नेस से बाहर निकालूंगा ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, फिर से एयर के कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिडिफिकेशन होने लगेगा, यानी कि ये फिर से ठंडा होने लगेगा और फिर से सॉलिड बनने लगेगा। तो एक बात यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ना सिर्फ इसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना है बल्कि इसके टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंचना है। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली जो कास्टिंग में लिया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रा ऐड करके बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर एक मेटल जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस था उसे हम लोग 1300, अराउंड 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमें कुछ ना कुछ टाइम मिल जाए इसके सॉलिडिफिकेशन के लिए। क्लियर। तो ये अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग सैचुरेशन टेम्परेचर कितना लेंगे। वो जब इन डिटेल मटेरियल साइंस में बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि मेटल, किस मेटल की कितने सैचुरेशन टेम्परेचर और कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, अब पैरेलली इस स्टेप पे आना है। पैरेलली इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, उधर मेटल हमारा क्या हो रहा है, पोर हो रहा है। अब इधर क्या करेंगे हम, एक हमने यहां पे सैंड रखी है जो इसके पहले वाली इमेज थी, यानी कि यहां पर पूरा जहां पे खाली जगह थी यहां पे हमने सैंड डाल दिया। यहां पे सैंड भी बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के सैंड्स हमें रखने हैं। सैंड के भी अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सैंड का सिंपल सा मतलब है बालू। कई प्रकार की बालू होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन सैंड, लोम सैंड, ड्राई सैंड, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ब्लैक सैंड, किस सैंड का कहां पे यूज किया जाएगा, वो सारी चीजें इन डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि सैंड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड को सब्जेक्टिव पेपर में भी पूछा गया है। तो यहां हमने क्या भर दिया, सारा का सारा सैंड भर दिया, यानी कि दिस इज सैंड। यहां पे दो बॉक्स लेंगे, यहां से एक पार्टिंग लाइन जाती है, दिस इज पार्टिंग लाइन, इसे पार्टिंग लाइन कहते हैं। दिस इज इमेजिनरी लाइन। पार्टिंग लाइन के ऊपर जो ये हिस्सा रखा है दिस इज कोप। कोप क्या होता है, कोप इज अ बॉक्स, बस इसे कोप एक नाम दिया गया है। और नीचे वाला जो हिस्सा है दिस इज ड्रैग, और ड्रैग क्या होता है, ड्रैग इज ऑल्सो अ बॉक्स, बस इसे नाम दिया गया है कि ऊपर वाले बॉक्स को कोप कहेंगे और नीचे वाले बॉक्स को क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ड्रैग है, दिस इज कोप, इसके बीच में मैंने कहीं पे पैटर्न रखा हुआ है और उसको इस तरीके से बंद कर देंगे। क्लियर। और ऊपर से सैंड डालेंगे और सैंड डालने के ऊपर बाद इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना है, हमें लेवल करना है। तो लेवलिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा बराबर हो जाए। और प्रेशर लगाने के लिए जनरली हम लोग एक टूल की हेल्प लेते हैं जिसे रैम कहा जाता है। क्लियर।
यानी कि लेवलिंग करना है। लेवलिंग करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या अप्लाई करेंगे? एक टूल जिसका नाम क्या है? रैम। रैम दोनों टाइप का हो सकता है। दोनों का मतलब या तो वो मैनुअली फंक्शन हो सकता है या ऑटोमेटिक भी हो सकता है। तो मैनुअली फंक्शन का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज मुझे कोई एक छोटा सा डिवाइस क्रिएट करना है, छोटा सा डिवाइस मैन्युफैक्चर करना है कास्टिंग की हेल्प से। मैंने क्या किया? उस पर रैम, एक मैनुअल रैम, मैनुअल प्रेसिंग कर दी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि बहुत बड़ी डिवाइस है, उस बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन हमें करना है, तो हमें मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक मशीन्स का भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रहा होगा कि बहुत बड़े रैम की जरूरत पड़ रही है, ऑटोमेटिक रैम की जरूरत पड़ रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि बड़े बड़े चीजों का भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, तभी तो बड़े रैम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि बड़े बड़े डिवाइसेस, बड़े बड़े कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्शन हम एक कास्टिंग की हेल्प से कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के आप देखते होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, रोलर्स वगैरह हैं, जितने भी डाइज हैं, सारा का सारा कंस्ट्रक्शन, सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कास्टिंग प्रोसेस से ही होता है। ये एक एग्जांपल था फॉर एग्जांपल। फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये सैंड हमने डाल दिया, सैंड की भी बात की हमने। ड्रैग क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ बॉक्स। नीचे वाले बॉक्स को ड्रैग कहते हैं। कोप क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बॉक्स। ऊपर वाले बॉक्स को कोप कहते हैं। इनके बीच में एक पार्टिंग लाइन है, पार्टिंग लाइन से इस ड्रैग और कोप को अलग अलग किया जा सकता है। तो क्लियर हो गया होगा। ये दोनों स्टेप मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे कि और ये दोनों आपस में कैसे चलेंगे? पैरेलली चलेंगे। जब ये इधर पिघल रहा होगा उसी समय हम कोप और ड्रैग को भी बना रहे होंगे, ठीक है। अगले स्टेप पे चलते हैं। दिस इज स्टेप नंबर 3। जब यहां पर अगला स्टेप फर्नेस वाला चल रहा होगा तो इधर हम लोग अगला स्टेप मोल्ड वाला भी बना रहे होंगे। इधर इसे मान लेते हैं ये फर्नेस वाला स्टेप है एंड ये वाला मोल्ड कैविटी वाला स्टेप है। दिस इज मोल्ड कैविटी स्टेप। क्लियर? तो अब बात करते हैं हमने क्या किया कि मेटल्स को हमने डाल दिया था। किस में डाला था? एक फर्नेस में, और उसे मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर तक लेके गए थे। तो अब क्या करेंगे? इस फर्नेस में जो भी हमारे पास मेटल है, जो अब किस स्टेट में आ चुका है, किस अवस्था में आ चुका है? लिक्विड और मोल्टन स्टेट में आ चुका है। क्लियर? लिक्विड और मोल्टन स्टेट में आ चुका है। फर्नेस से अब हम लोग उसे किसी अदर डिवाइस में उड़ेल लेंगे या पोर कर लेंगे। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोरिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोरिंग। यानी कि ये लिक्विड मेटल को हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी अदर इंस्ट्रूमेंट में उड़ेल ले रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी टाइम पे हम यहां पे क्या करेंगे? मोल्ड कैविटी में एक राइजर और एक गेट को इंट्रोड्यूस करेंगे। राइजर, ये रहा हमारे पास राइजर। आगे चल के देखते हैं कि ये राइजर का क्या काम है। क्लियर? दिस इज राइजर, और यहां पर स्प्रू वगैरह को इंस्टॉल किया जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि स्प्रू क्या होता है, आगे चल के अभी देखते हैं कि राइजर क्या होता है। लेकिन फिर से वही समझ लीजिए, यहां पे ये पार्टिंग लाइन हो गई। दिस इज कोप। क्लियर? दिस इज ड्रैग। अब तो समझ में आ रहा होगा, दिस इज कोप एंड दिस इज ड्रैग। ये क्या हो गया? सैंड। हमने क्या कर दी? इस पे पूरे पे लेवलिंग किसकी मदद से की थी? रैम की मदद से। और यहां पे हमने एक स्प्रू डाला और यहां पे हमने एक राइजर लगाया। क्लियर? राइजर और स्प्रू का क्या काम है? जब हम इस मोल्टन मेटल को उड़ेलेंगे तो किसी एक फिक्स एरिया से, किसी एक फिक्स रास्ते से ही तो उड़ेलेंगे। तो वो रास्ता जहां से मोल्टन मेटल को डाला जाएगा, दैट इज स्प्रू। और राइजर का काम क्या है कि मान लेते हैं कि हम ये उड़ेलते जा रहे हैं एक फिक्स कैविटी में। हमें ये भी तो चेक करना है कि क्या हमारे पास जो कैविटी है वो भर गई कि अभी नहीं भरी हुई है। तो राइजर क्या काम करेगा? राइजर से हम ये पता लगाएंगे कि जो हमारी मोल्ड कैविटी है वो फिल हो गई है या नहीं फिल हुई है, ठीक है। राइजर, स्प्रू, इसके साथ गेटिंग सिस्टम आता है। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, स्प्रू, गेटिंग सिस्टम और राइजर। इन तीनों पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं।
गेट में और साथ साथ ईएस में भी। तो अगर गेट में पूछे गए हैं तो अब जेई में आने के चांसेस हैं, और ईएस में पूछे गए हैं तो एई में आने के चांसेस हैं। तो सिंपल सी बात है कि स्प्रू, राइजर और गेटिंग सिस्टम पर और मोल्ड कैविटी पर भी न्यूमेरिकल्स, जो आप एकेडमिक लेवल पे आपने सुना भी नहीं होगा कि इस कास्टिंग प्रोसेस में न्यूमेरिकल जैसी भी चीज होती है, अब आप इसे न्यूमेरिकली भी पढ़ेंगे। और क्वेश्चंस डेफिनेट है कि एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से, कास्टिंग के सिर्फ और सिर्फ स्प्रू राइजर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि आगे चल के जब इन डिटेल इस कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी तक हम पहुंचे कहां तक, हमारा मेटल जो है वो पिघल चुका है और हमारा ये जो कैविटी है वो तैयार हो चुकी है। अब बात करते हैं आगे चल के कैविटी और मोल्टन मेटल को हम क्या करेंगे। दिस इज अगेन, मैं डायग्राम बना देता हूं, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज पार्टिंग लाइन, दिस इज स्कोप, ड्रैग, राइजर, यहां पर दिस इज मोल्टन मेटल। क्लियर? ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया था इसके पहले वाले फिगर में भी, मोल्टन मेटल को रखने के लिए इसे लैडल कहते हैं। दिस इज लैडल। लैडल भी कई टाइप के होते हैं। अगर मान लेते हैं हमें कंस्ट्रक्शन छोटा करना है तो हम लोग मैनुअल लैडर का यूज करते हैं। अगर मान लेते हैं हमें कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े बड़े आइटम्स जैसे डाइस का करना है, लेथ बेड्स हैं, वो उसका भी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कास्टिंग से होता है। तो अगर हमें उसका कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैनुअल लैडर की जगह ऑटोमेटिक रनिंग लैडर का यूज करना पड़ता है। कई बार लैडर को क्रेन की हेल्प से भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और ये हमारे पास राइजर हो गया। यहां पे हम मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हमें यहां पर दिखाई देने लगेगा, जब ये हमारी यहां की जो कैविटी थी, जब ये कैविटी ये फुल होने लगेगी तो हमें ये दिखाई देने लगेगा कि यहां से मोल्टन मेटल ऊपर की ओर आना शुरू हो गया है। और जब मोल्टन मेटल ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा तो हमें यह समझ में आएगा कि हमारी कैविटी फुल हो जाएगी। जैसे कि अगले स्टेप में आपको दिखाई दे रहा होगा कि फॉर एग्जांपल कि यहां पर हमने क्या किया, इस पोजीशन पर, उसी का एक और फिगर है, इस पोजीशन पर हमने क्या किया, मेटल पोर कर रहे थे, यानी कि लैडल की हेल्प से डाल रहे थे। और यहां पर ये हमारा राइजर वाला सेक्शन था, यहां से हमें दिख गया कि हमारा जो मेटल है वो पहुंच चुका है, यानी कि अंदर की कैविटी भर गई होगी। यहां की कैविटी जब भर जाएगी तभी तो दूसरे साइड से हम देख पाएंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे लेवल ऊपर होता जा रहा है मोल्टन मेटल का, यानी कि यहाँ की चीजें फिल हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे राइजर भर गया तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर करना बंद कर देंगे। क्लियर? तो मोल्टन मेटल को पोर करने के बाद क्या किया जाएगा कि यहां पर एक टूल की मदद से जब ये पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई का मतलब ये ठंडा होने के बाद ठोस हो जाएगा, तो एक टूल की मदद से इस सैंड बॉक्स को ब्रेक कर दिया जाएगा। सैंड बॉक्स को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का आइटम नजर आएगा। दिखाई दे रहा होगा कि ब्रेक करने के बाद हमने क्या किया, ये सारे के सारे इधर हमने जो एक कंस्ट्रक्शन बनाया था, ये हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट बन गया है। और इसी तरीके से जिस साइज, जिस शेप का हमें चाहिए होगा, उस टाइप का हम पैटर्न बनाकर सॉलिड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, उसे ले लेंगे। तो दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। अब इन प्रोडक्ट्स पे भी और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि इनकी क्या करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। हो सकता है इनकी फिनिशिंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि कास्टिंग जो प्रोसेस है उसमें हमें फिनिशिंग गुड बहुत नहीं मिलता, फिनिश गुड बहुत नहीं मिलता, यानी हमें एकदम फर्निश चीजें नहीं मिलेंगी। क्लियर? तो चीजों को फर्निश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अदर से मेटल कटिंग का यूज
करना पड़ेगा, या हो सकता है इसमें अभी भी कुछ डिमेरिट्स हो, कुछ डिस्टॉर्शन हो, उन सब चीजों को सही करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी किया जाता है। लेकिन प्रोडक्ट हमारा बनके यहां पे तैयार हो गया है। जो मेथड हमने यूज किया था उसे कहा जाता है कास्टिंग, और प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे कितने बल्क में बना हुआ है, यानी कि एक बार में कई सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया होगा? एक बार में हम क्या कर सकते हैं, कई सारे प्रोडक्ट बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं। तो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा बस इंट्रोडक्शन है कि कास्टिंग क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कितने पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, कहां पे यूज करते हैं, कहां पे यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो कास्टिंग के बारे में इतनी चीजें देख ही ली हैं, तो छोटा सा पार्ट और देख लेते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, जैसे कि वेल्डिंग में हमने देखा था। ठीक है, तो अब डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस। ठीक है, एक कास्टिंग प्रोसेस के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वेल्डिंग की क्लास में बताया था कि ये जो फोर्जिंग ऑपरेशन है ये बहुत पुराना ऑपरेशन है, सबसे पुराना ऑपरेशन है। तो फोर्जिंग ऑपरेशन जो है सबसे पहले यूज किया गया था किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। वैसे ही कास्टिंग भी बहुत पुराना ऑपरेशन है और आज तक इसका यूज किया जा रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और बहुत इजीली बनाने के लिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी इजीली प्रोड्यूस, है ना। प्रोसेस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरा प्रोसेस बहुत इजीली बनाया गया है। ठीक है, बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या करना है, मोल्टन मेटल को मोल्टन मेटल में कन्वर्ट करना है, पोर करना है, शेप दे देना है, क्लियर, ढांचा तैयार करना है। तो लेकिन और स्ट्रक्चर कैसे बने थे, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बहुत इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, हमने 2-3 टूल भी यूज किए, जैसे कि लैडल यूज किया था, जैसे कि उसे ब्रेक करने के लिए हैमर वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो टूल्स यूज किए जाते हैं, और जो टूल्स होते हैं वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होते। उनके कॉस्ट क्या होती है, लो कॉस्ट होती है, यानी सस्ते होते हैं। ठीक है, अब लैडल है वो भी बहुत महंगा नहीं आता, और ब्रेक करने के लिए हैमर है वो भी बहुत महंगा नहीं आता। जो टूल्स यूज करेंगे वो भी बहुत सस्ते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं रैमिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, रैम का यूज करेंगे लेवलिंग के लिए। ठीक है, तो वो भी एक लो कॉस्ट डिवाइस कहलाता है। इसी तरीके से डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल को हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। डक्टाइल का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है कि एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हो। अब डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्रीफ में समझते हैं कि डक्टिलिटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे हम किसी भी मटेरियल को एक वायर के शेप में स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मेटल जिसे हम बहुत इजीली वायर के शेप में स्ट्रेच कर लें उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी स्ट्रेच हो जाए, ठीक है, खिंच जाए। तो डक्टाइल मटेरियल ना खिंचे, है ना, एक्सपेंशन को रोक के रखे, खिंचना ना चाहे, डक्टिलिटी ना हो, तो उसे ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। ठीक है, दो यहां पे मटेरियल हो गए, एक हो गया डक्टाइल मटेरियल, एक हो गया ब्रिटल मटेरियल। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं डक्टाइल मटेरियल की, तो फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज अ मेटल जो कि जिसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बहुत होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटल मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात कर लें तो CI यानी कि कास्ट आयरन इज अ मेटल, आयरन का ही एक कंपाउंड है जिसमें क्या होता है कि ब्रिटलनेस ज्यादा होती है, डक्टिलिटी कम होती है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर इस प्रोसेस से क्या करेंगे, दो के दोनों यानी डक्टाइल मटेरियल्स को भी और ब्रिटल मटेरियल्स को भी इजिली मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। दीज आर द सम एडवांटेजेस। इसके बाद एक दो एडवांटेज और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डाइज, है ना, जिससे हम लोग अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट भी बनाते हैं, लेथ मशीन के बेड, CNC के बेड, रोड रोलर्स एक्सेट्रा, इतने बड़े बड़े हैवी क्रेन्स एक्सेट्रा कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कास्टिंग प्रोसेस की हेल्प से लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को इजीली प्रोड्यूस किया जाता है। ऑन एन एवरेज माना जाए तो 100 to 150 टन्स इस शेप के भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, फॉर एग्जांपल machine tool beds such as lathe beds,
लेथ मशीन बेड्स, लेथ मशीन आपने सुना होगा, ठीक है। एंड प्लेनर इज ऑल्सो अ मशीन जो कि हैवी मशीन मानी जाती है। इसके बाद सीएनसी मशीन बेड्स, तो दीज आर द मशीन्स जिनके टूल बेड्स बहुत इजीली हम लोग कास्टिंग से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से टरबाइन हाउस भी यूज किया जाता है फ्लूइड में। इसी तरीके से इंजन ब्लॉक्स एंड रोड रोलर्स एक्सेट्रा, यानी कि इन सिंपल हैवी से हैवी कंपोनेंट को बनाने के लिए कास्टिंग का यूज किया जा सकता है। बट बहुत सिंपल सी बात है कि हर जगह तो नहीं यूज कर सकते ना, एवरी पर्सन एवरीथिंग हैज सम लिमिटेशन, कुछ ना कुछ तो उनकी लिमिटेशन होगी। तो कास्टिंग प्रोसेस की भी कुछ लिमिटेशंस है। कहीं पे ऐसी चीजें आती हैं जहां पे कास्टिंग प्रोसेस को यूज करना उतना आसान नहीं होता या फिर पॉसिबल नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लेता हूं कि कास्टिंग प्रोसेस में हमें फिनिश गुड नहीं मिलते, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें मशीनिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी कि फिनिश गुड नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस की बात कर लूं तो सरफेस फिनिश, क्लियर, सरफेस फिनिश हमें नहीं मिलेगा। हमें जो प्रोडक्ट बन के हमारा तैयार होगा उसकी जो सरफेस होगी वो काफी उबड़ खाबड़ होगी, क्लियर नहीं होगी, उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, जैसा हमें अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मिलता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हम इसके बाद डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया यूज करेंगे और जो भी उबड़ खाबड़ सतहें होंगी, सरफेस होंगी, उसे क्लियर कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ किसी अन्य टूल की मदद से, क्लियर। लेकिन ये वर्क जो है वो वेरी लेबोरियस है। लेबोरियस का मतलब क्या है कि इट्स टफ, कि आप बड़े बड़े लैडल को उठाइए, बड़े बड़े मेटल को पिघलाइए, फर्नेस है, फर्नेस का टेम्परेचर हम देखते हैं तो फर्नेस का टेम्परेचर जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा होगा किसी भी मेटल के। इसी तरीके से टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है ये प्रोसेस, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, इस वजह से थोड़ा सा यहां पे एडवांटेज मिलता है कि टाइम तो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट हम लोग बना के तैयार कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गैस डिफेक्ट, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में, क्लियर। तो कास्टिंग डिफेक्ट में एक गैस डिफेक्ट नाम का डिफेक्ट आता है, त्रुटि आती है, जो कि बहुत कॉमन है, जिससे हमारे पास जो मटेरियल बन के तैयार होता है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग कास्टिंग बनने के बाद भी उस पर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है। क्यों किया जाता है, इन्हीं सबको रिमूव करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल राइजर जो कि हम लोग अभी देख रहे थे झांक के कि क्या हमारा मोल्टन मेटल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, राइजर की हेल्प से भी गैस डिफेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। वो जब राइजर इन टॉपिक पढ़ेंगे तब आके चल के डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लिमिटेशंस एक दो। फॉर एग्जांपल कि वही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेट सी बात है इफेक्टेड होंगी ही होंगी अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बनके तैयार नहीं होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होंगी। हो सकता है कि जो बड़ा प्रोडक्ट है एक तरफ की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई, दूसरी तरफ की अलग हो गई, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। कि फाइनली हमें क्या करना है, मोल्टन मेटल को ठंडा करना है और उसे टाइम देना है कि वो अपने आप ठंडा हो, हमें अपने आप से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसे ठंडा कूलिंग प्रोवाइड नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब वो ठंडा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बड़ी कास्टिंग है तो पता चलता है एक साइड का मेटल ठंडा होना शुरू हो गया है, जो मेटल हमने बाद में पोर किया है, बाद में डाला है, वो अभी भी हॉट है, अभी भी लिक्विड है। तो इधर जो सॉलिडिफाई हो गया है मेटल और इधर जो लिक्विड स्टेट में मेटल, फॉर एग्जांपल अगर बात कर ली जाए कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को दो पार्ट में तोड़ा है, यहां से हम लोगों ने पोर किया है मेटल को, पोर करने के बाद इधर पहले पोर किया है तो जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, पहले सॉलिडिफिकेशन होगा। लेट अस सपोज पहले इधर सॉलिडिफिकेशन होने लगा है और अगर यहां पर मान लिया जाए यहां पर अभी भी क्या है, फॉर एग्जांपल अभी भी हमारे पास मोल्टन मेटल है, जो कि यहां पर मोल्टन मेटल है, इस पूरी लेयर में सॉलिडिफिकेशन हो चुकी है, यहां पे नहीं, इस पूरे लेयर में सॉलिडिफिकेशन हो चुकी है, यहां पर अभी भी मोल्टन मेटल फंसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां की प्रॉपर्टीज जो हैं इस
मोल्टेन मेटल की प्रॉपर्टीज इस सॉलिडिफिकेशन वाली प्रॉपर्टीज से अलग हो जाएंगी। तो हमें क्या मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के वजह से, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के वजह से हमें क्या मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये एक बहुत ही बड़ा डिवाइस क्रिएट करने के चक्कर में हो सकता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर्टीज इफेक्ट कर जाए। क्लियर? तो दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स, दीज आर द सर्टेन डिसएडवांटेज। कुछ एडवांटेज की बात की हमने, ये सिर्फ ओवरव्यू था कि एक डेमो क्लास से आप ये समझ सकते हैं कि कास्टिंग क्या होता है, कास्टिंग की प्रोसेस कैसे की जाती है। पिक्चराइजेशन की हेल्प से ये बहुत डाउट क्लियर हो जाता है कि कौन सा मटेरियल कैसे दिखता है। क्लियर? जो हम लोग बुक्स में देखते हैं और जो हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी न्यूमेरिकल सेक्शन क्लियर होगा। आप रट के कोई भी कंपटीशन पेपर नहीं क्लियर कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपका कॉन्सेप्ट और आपका पिक्चर व्यू क्लियर हो। कई सारे क्वेश्चंस पिक्चर व्यू से भी हिट हो जाते हैं जब आप कोई भी एक कंपटीशन पेपर देने के लिए बैठते हैं। तो ओवरव्यू के लिए इतना ही। अगली क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कास्टिंग में सैंड का क्या यूज है, गेट्स का क्या यूज है, राइजर का क्या यूज है। अगर मैं फर्नेस की बात करूं तो दैट वाज एकदम ही अलग टॉपिक है, उसका कहां पे हमें डिटेल में पढ़ना है, कौन कौन से फर्नेसेस को पढ़ना है, प्रीवियसली क्या पूछा गया है पेपर में। ठीक है? तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड लेट अस अचीव एक्सलेंस टुगेदर।